दोस्तों सोचिए, कल तक जो नेपाल के जेनजी मीम्स और म्यूजिक में खोए हुए थे, अचानक वहीं सड़कों पे उतरे और पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया। पीएम हाउस जला दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और हालात इतने बिगड़े कि नेताओं को जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल गेम चल रहा है जिसमें नेपाल सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये साफ समझ आ जाएगा कि ये पैटर्न सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे साउथ एशिया में रिपीट हो रहा है। हो सकता है इस खेल का अगला टारगेट इंडिया खुद हो। लेकिन नेपाल की कहानी समझने के लिए दोस्तों आपको उस दिन पर लौटना होगा जब सड़कों पर सब कुछ बदल गया। 8 सितंबर 2025 काठमांडू की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ युवा प्रोटेस्ट अचानक इतिहास की सबसे बड़ी बगावत में बदल गया। शुरुआत में यह सिर्फ एक रैली थी जहां छात्र सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन फिर पुलिस आई, गोलियां चली, टीयर गैस चली और देखते ही देखते रियल बुलेट्स भी चलाई गई और इस अफरा तफरी में 19 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। उस मासूम का ताबूत जब घर पहुंचा तो गुस्से की आग हर गली हर मोहल्ले में भड़क उठी। बस यहीं से युवाओं का गुस्सा ब्लास्ट मोड में आ गया, लेकिन असली ट्रिगर अभी बाकी था। कर्फ्यू लगा लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए। काठमांडू से पोखरा हर जगह भीड़, कारण सोशल मीडिया बैन। और असली वजह थी दोस्तों करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म। 2023 में सरकार ने कहा प्लेटफॉर्म चलाना है तो रजिस्टर करो। टिकटॉक ने माना, बाकी सब ने इग्नोर किया। 28 अगस्त 2025 को डेडलाइन दी गई, 3 सितंबर तक रजिस्टर करो वरना बैन। और फिर 26 प्लेटफॉर्म बैन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब सब गायब। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि टिकटॉक बैन नहीं किया गया। युवाओं को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सरकार चाहती है वो बस डांस करे, इंटरटेनमेंट करे, टाइम पास करे, कैरियर पे ध्यान ना दे, लेकिन असली आवाज कोई ना उठाए। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ, क्या इसके पीछे कहीं चाइना का प्रेशर तो नहीं? आखिरकार टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि टिकटॉक बैन हुआ या नहीं, असली सवाल ये था कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है। नेपाल का यूथ पहले ही एक मैसिव क्राइसिस झेल रहा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 22% तक पहुंच गया था, यानी हर 5 में से एक युवा जॉबलेस था। हालात इतने खराब थे कि सर्वाइवल के लिए हजारों नेपाली रसिया यूक्रेन वार में कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर बनकर जा रहे थे। सिर्फ 2023-24 में ही लगभग 14,000 से ज्यादा नेपाली यूथ फॉरिन बैटल फील्ड में भर्ती हुए। सोचिए, अपनी स्किल और मेहनत को देश में इस्तेमाल करने की जगह उन्हें अपनी जान रिस्क पर लगाकर दूसरी जंग लड़नी पड़ रही थी और ताबूतों में घर आ रहे थे। दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे दुबई के मॉल्स में शॉपिंग कर रहे थे, लग्जरी कार में घूम रहे थे और नाइट क्लब की पार्टीज के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर ऐश कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपोकिड्स ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे गरीबों के बच्चे ताबूत कॉफिन में आते हैं और नेताओं के बच्चे गुच्ची बैग्स लेकर चिल कर रहे हैं। इस इनइक्वालिटी ने युवाओं के दिल में आग लगा दी। लेकिन ये गुस्सा इनइक्वालिटी तक सीमित नहीं रहा। युवाओं की नजर अब उस सिस्टम पर भी गई जो सालों से उन्हें धोखा दे रहा था। और ये हमें दोस्तों उनकी पॉलिटिक्स पर नजर डालने पर पता चलता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स पिछले 17 सालों में सिर्फ एक म्यूजिकल चेयर गेम बन के रह गई है। 2008 में तानाशाही खत्म हुई और तब से 13 बार सरकार बदल चुकी है, लेकिन बदलते सिर्फ कुर्सी पर बैठे चेहरे। वहीं 3 करप्ट नेता बार बार सामने आए। केपी ओली 4 बार पीएम, प्रचंड 3 बार और शेर बहादुर देउबा 5 बार पीएम बन चुके हैं। और ट्विस्ट की बात यह है कि तीनों पर स्कैंडल्स के आरोप हैं। ओली का नाम लैंड स्कैम और एयरक्राफ्ट घोटाले में, प्रचंड पर युद्धकालीन फंड का आरोप,
और देउबा पर वीजा स्कैम और कमीशंस के केस। दोस्तों सबसे बड़ी बात, नेपाल का कानून ऐसा बनाया गया है कि पॉलिसी डिसीजन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। मतलब नेता हमेशा सेफ जोन में और जनता हमेशा फंसी रहती है स्ट्रगल जोन में। ऐसे हालात में यूथ का गुस्सा जायज था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोइंसिडेंट था या कुछ और। दोस्तों साफ दिख रहा है, नेपाल अकेला नहीं है, ये उसी ग्लोबल स्क्रिप्ट का हिस्सा है जहां सिस्टम बदलता है लेकिन हालात और बदतर हो जाता है। यहीं से साफ दिखता है कि ये सिर्फ लोकल इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल पैटर्न है। 2022 में श्रीलंका यूथ प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट कोलैप्स, 2024 में बांग्लादेश स्टूडेंट मूवमेंट और पीएम भाग गई, 2010 का अरब स्प्रिंग, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, हर जगह फॉर्मूला लगभग वही। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन और आखिर में रजीम प्रशासन चेंज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार हालात और भी कॉम्प्लेक्स हो गए। श्रीलंका आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पाया, बांग्लादेश अभी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है। और यहीं पे सवाल उठता है, क्या नेपाल भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? इतिहास साफ बताता है, पन्ने पलट कर देखोगे तो ये स्क्रिप्ट पहले भी कई बार लिखी जा चुकी है। 1970 में चिली में CIA ने साल्वाडोर एलेंदे की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार गिरा दी। 1980 में लैटिन अमेरिका में ऑपरेशन कंडर चला, जहां फॉरेन पावर ने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया। यानी पैटर्न नया नहीं है, बस जगह बदल रही है। आज के जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट कहते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट गिराना अब टैंक से नहीं, ट्वीट से होता है। दिस इज 21वीं सेंचुरी वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर का मतलब है इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, लोकल गवर्नेंस को एक्सप्लॉइट करना। तो क्या नेपाल के युवा सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे या वो किसी बड़े इंटरनेशनल गेम के अननोन प्यादे थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या यह पैटर्न इंडिया में रिपीट हो सकता है? भारत में 40 करोड़ जेनजी हैं, हर दिन 8 से 10 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं। छोटी सी चीज वायरल होती है तो कुछ घंटों में उसका नैरेटिव ही बदल जाता है दोस्तों। और ये हमें देखने को मिलता है JNU प्रोटेस्ट से लेकर CAA डेमोन्स्ट्रेशन और फार्मर प्रोटेस्ट तक। हर एग्जाम्पल हमें यही बताता है कि मोबिलाइजेशन की ताकत कितनी तेजी से काम करती है। अगर नेपाल जैसे छोटे देश में ये हो सकता है तो इंडिया जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री में इमेजिन करिए क्या हो सकता है। दोस्तों नेपाल में आज क्या बदला? PM ओली गए, लेकिन क्या करप्शन गया? क्या अनएम्प्लॉयमेंट गई? क्या अनइक्वलिटी गई? और इसका सीधा सा जवाब है नो। प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स हो गई, इकोनॉमिक क्रैश, पॉलिटिकल वैक्यूम और लोग और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। असली रियलिटी ये है कि रेवोल्यूशंस गिव यू केओस नॉट सॉल्यूशंस। रियल चेंज तब आता है जब सिस्टम के अंदर से सिस्टमेटिक रिफॉर्म हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब कोई वायरल मोमेंट दिखे तो ये जरा सोचना, असली बेनिफिट किसे हो रहा है? क्या ये रियली आपके लिए है या किसी हिडन एजेंडा का हिस्सा है? रिमेंबर, हर रेवोल्यूशन के बाद कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर को फायदा होता है। आपको डिसाइड करना है कि क्या जेन्युइनली चेंज के लिए लड़ना चाहते हो या किसी और के गेम में फंसना चाहते हो। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस। जय हिंद।